हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 को पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 को। और चैप्टर नंबर 9 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। और चैप्टर नंबर 9 का आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लोगों का वर्णन करने का सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। तो लोगों का वर्णन करने का सबसे सामान्य जो तरीका है वह है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता होगा। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जुड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मान कर चलते हैं कि और सोचते हैं कि ये युगांतरों से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ कहते हैं। तो क्या है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही होगी, जिसे हम जो आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं या फिर कहते हैं। वे समय के साथ साथ बदलती है और सच तो यह है कि आज भी बदल रही है। तो वे समय के साथ साथ बदलती और आज भी बदल जो रही है। ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई है। तो ये जो क्षेत्रीय संस्कृतियाँ है वह जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपरा और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों की आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया। तो इस प्रक्रिया के तहत जो है स्थानीय परंपरा और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के जो आदान प्रदान है ने एक दूसरे को जो है संपन्न बनाया। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती है। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली है, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे चेरा और मलयालम भाषा का विकास कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। भाषा और क्षेत्र के बीच अंतः संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ हम लोग करते हैं। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिम भाग में। तो महोदयपुर का चेर राज्य जो है, चेर राज्य जो कि प्रायद्वीप दक्षिण पश्चिम भाग में है। महोदयपुर यानी चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है। तो जो वर्तमान में जो है महोदयपुर केरल राज्य का वर्तमान में हिस्सा है। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया चेर राज्य को। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। तो केरल इलाके में कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो मलयालम भाषा बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। तो वहाँ के जो शासक थे उन्होंने अपनी भाषा एवं लिपि में कौन सी भाषा का प्रयोग किया? तो मलयालम भाषा का प्रयोग किया था अभिलेखों में। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। तो क्या है कि वस्तुतः इस भाषा का जो प्रयोग है वह उपमहाद्वीप के सरकारी जो भी अभिलेख है किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया और साथ साथ चेर लोग जो थे उन्होंने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ जो है ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है। तो केरल का मंदिर रंगमंच जिसकी परंपरा इस युग तक जो है खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर है आधारित। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है। तो मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो है वह लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है। प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। तो वह जो 12वीं शताब्दी में जो साहित्यिक कृतियाँ मिली है वह संस्कृत की ऋणी है। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है। और ये एक और तथ्य है जो काफ़ी रोचक है। तो 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है मणिप्रवालम शैली में जो है लिखा गया है। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। तो मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ
प्रयोग की ओर संकेत करता है। तो जो है यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे शासक और धार्मिक परंपराएं जगन्नाथी परंपरा के बारे में। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। तो अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जो है क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी। तो इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर। उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक जो विष्णु का पर्यायवाची है। तो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक जो विष्णु का जो है पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है। तो आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा जो है स्थानीय जो जनजाति लोग यानी आदिवासी लोग हैं उनके द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे। तो इससे यह तात्पर्य होता है कि जगन्नाथ जो है मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। तो जगन्नाथ को ही आगे चलकर विष्णु का रूप जो है मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। तो 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा थे अनंत वर्मन ने जो है पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। और 1230 में क्या हुआ? राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को जो है अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त भी घोषित किया। ज्यों ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सतह बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं के बारे में। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। तो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग यानी अंग्रेज लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना क्षेत्र कहा जाता था। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन यह बात आंशिक रूप से सत्य ही है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी है जो उत्तरी एवं तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं, तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। तो यह भी माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट जो संस्कृति है वो प्रदान की थी। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत शूरवीरों की कहानियाँ काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती है। भाट लोग आज भी है, वर्तमान में भी देखते होंगे आप लोग। एक काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। तो इन कहानियों में जो है अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का है जो चित्रण किया जाता था। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? तो भाट लोगों के द्वारा जो कहानियाँ रची गई उनमें क्या स्त्रियों को भी स्थान प्राप्त था? जी हाँ, कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान है, जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियाँ अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवा द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया गया है। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, कथक नृत्य के बारे में। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है तो नृत्य के विषय में भी यही सच है।
आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को हम लोग देखेंगे। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी हुई है। तो कथक नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी हुई है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, तो कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। तो जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता था। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। तो कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। तो ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एवं विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। तो 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ ही कथक एवं विशिष्ट नृत्य शैली जो था वह अपना रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान यानी कहानियाँ लोकनाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियाँ जो लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता था उन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। तो मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में जो है कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहाँ इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात दो घरानों में फूला फला। राजस्थान के जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब जो था वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। तो कथक नृत्य जो है दो घरानों में बाद में फला फूला। फर्स्ट था राजस्थान जयपुर के राज दरबार में और सेकेंड है लखनऊ में अवध के अंतिम जो बादशाह था नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में जो यह फला फूला था। 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। तो 1850 और 75 के दौरान जो है यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी फैला। पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में कलिष्ठ तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। अनेक सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। तो अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता जो है मिल गई थी। शास्त्रीय नृत्य को हम लोग देखेंगे। बहुत सी ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं, जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्द से सही नहीं होता। अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है वो निम्नलिखित हम लोग देखते हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु क्षेत्र में है, उसके बाद कथकली केरल क्षेत्र का है, उसके बाद ओडिसी ओडिशा का है और कुचिपुड़ी नृत्य जो है आंध्र प्रदेश का है और मणिपुरी तो मणिपुर का है। संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा कैसी थी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई यह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र जैसा कि उनके नाम से पता चलता है छोटे आकार के चित्र होते हैं। तो लघु चित्र जो है छोटे आकार के होते थे, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता था। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को से चित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियाँ चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियाँ आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने
ये लोग बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जाते थे। तो अक्सर जो है ये उपहार के तौर पर दिए जाते थे और कुछ गिने चुने लोग जो थे बादशाह उनके घनिष्ठ जनों द्वारा देखे जाते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। तो मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही अनेक चित्रकार जो थे मुगल दरबार छोड़कर अन्य उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगंज जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जो है जारी रहा। कृष्ण राधा और उनकी सखिया पहाड़ी लघु चित्र जो है कांगड़ा में मिला है। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावपूर्ण शैली का विकास हो गया। तो ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में यानी हिमालय के तलहटी क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावपूर्ण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। तो यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली जो है विकसित हुई। तो उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले और जिसके परिणाम स्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिन्हें लघु चित्रकारी कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली जो है विकसित कर ली, जिन्हें लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। तो उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। तो कांगड़ा शैली की विशेषता क्या थी? तो ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण जो है कांगड़ा शैली की विशेषता थी। स्मरण है कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियाँ चित्रित करते थे। कला के इन नमूने में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानीपूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। तो स्मरण है कि साधारण स्त्री पुरुष जो थे वो भी बर्तन, दीवारों और कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियाँ जो है चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानीपूर्वक जो है रखे जाते थे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।